हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और उसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके थे कि जो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारिता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय संधारित्र की धारिता, यानी कि जो गोलीय संधारित्र होता है उसकी धारिता क्या होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो दोस्तों गोलीय संधारित्र कैसा होता है और उसकी धारिता क्या होती है तो देखते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं दो सेकेंद्रीय चालक गोले हैं मेरे पास, यानी कि दो सेकेंद्रीय धातु के चालक गोले मान लेता हूं मैं। ये दोस्तों मान लेता हूं मैं गोला ए गोला है मेरे पास, धातु का एक चालक गोला लिया मैंने ए, और ये दोस्तों इसका है सेंटर ओ, और दोस्तों इसकी त्रिज्या है, ये मैं मान लेता हूं R1 से मान लेता हूं दोस्तों इसको, जो इसकी रेडियस है उसको मैं मान लेता हूं R1 से। ऐसे ही दोस्तों इसी केंद्र से एक दूसरा गोला मान लेता हूं मैं, गोला B। दोस्तों इस गोले को मैं नाम दे रहा हूं गोला A और एक दूसरा गोला मान रहा हूं गोला B। ये है दोस्तों गोला B। दोस्तों मैंने बोला कि धातु के दो सेकेंद्रीय गोले, यानी कि इनके केंद्र दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है। ये दोनों का केंद्र है सेम ओ। दोस्तों ऐसे ही मैं इस गोले का, जो गोले B है, इसकी रेडियस को मान लेता हूं R2। तो दोस्तों ये धातु के दो चालक गोले हैं, सेकेंडरी चालक गोले हैं। ये है गोला A और ये है गोला B। अब दोस्तों जो धातु का जो गोला A है इसके साथ मैं एक धातु की छड़ जोड़ देता हूं। दोस्तों मैं इसके साथ एक धातु की छड़ जोड़ रहा हूं। और दोस्तों ये धातु की छड़ है, इससे मैं क्या करूंगा, जो धातु की छड़ है इससे मैं इस गोले A को प्लस Q आवेश देता हूं, यानी कि इसको मैं चार्ज कर रहा हूं प्लस Q आवेश से। तो दोस्तों जब मैं धातु के गोले A को प्लस Q चार्ज दूंगा तो इस प्लस Q चार्ज के कारण दोस्तों यहां तो ये जो गोला A है इसकी सतह पे तो प्लस Q चार्ज I से आएगा, यानी कि इस पे तो हो जाएगा दोस्तों प्लस प्लस, ओवरऑल इसकी सतह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आ जाएगा। साथ ही इसको प्लस चार्ज देने के कारण जो गोला B है इस पर क्या होगा दोस्तों, इस पर प्रेरण के द्वारा परस्पर समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि दोस्तों ये जो गोला B है इसके आंतरिक सतह पर दोस्तों यहां प्लस Q आवेश उत्पन्न हुआ है, तो इसकी आंतरिक सतह पर क्या उत्पन्न होगा, माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि मैं ये कर सकता हूं माइनस 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 माइनस, यानी बराबर मात्रा में गोले B की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा। ये माइनस माइनस कर देता हूं मैं,
दोस्तों प्रेरण आपने पढ़ा होगा कि प्रेरण के कारण परस्पर बराबर एवं विपरीत मात्रा में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों आंतरिक सतह पर तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो गोले ए को प्लस क्यू आवेश देने पर गोले बी की आंतरिक सतह पर दोस्तों इस पे तो आवेश उत्पन्न होगा माइनस क्यू आवेश, देख रहे हैं। इसके अलावा गोले बी की जो बाहरी सतह है, गोले बी की बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि ये प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। उतना ही यानी गोले बी की बाहरी सतह पर दोस्तों प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस गोले बी की जो बाहरी सतह है उसके धनावेश को खत्म करने के लिए इसको भू संपर्कित कर देते हैं। दोस्तों मैं कर देता हूं इसको भू संपर्कित, और जब मैं इस गोले बी की बाहरी सतह को दोस्तों भू संपर्कित कर दूंगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये दोस्तों कर दी मैंने भू संपर्कित, अर्थिंग कर दी। तो दोस्तों ये जो पूरा जो गोले बी की बाहरी सतह पर जो धनावेश है वो क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि अब मैं इस प्लस क्यू को हटा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये गोलीय संधारित्र का डायग्राम देख सकते हैं आप कि ए पर है प्लस क्यू और बी की आंतरिक सतह पर है माइनस क्यू आवेश। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, जो गोला ए है उस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और गोला बी है उसकी आंतरिक सतह पर आवेश है माइनस क्यू। तो दोस्तों गोला ए है उस पर स्वयं के आवेश के कारण विभव क्या होगा निकाल सकता हूं मैं, यानी कि गोला ए पर विभव, यानी कि दोस्तों गोला ए पर खुद का आवेश है प्लस क्यू, तो इसके कारण विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, विभव हम जानते हैं कि किसी चालक गोले पर विभव V इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में R। यानी कि दोस्तों जो ए गोले पर विभव है उसको मैं अगर V1 मान लूं तो V1 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों इस पे आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और इसकी सेंटर से दूरी है R1। तो दोस्तों ये हो जाएगा गोले ए पर स्वयं के आवेश के कारण विभव। ऐसे ही दोस्तों जो गोला बी है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा, यानी कि जो आंतरिक सतह है और इसका जो पृष्ठ है उस पर विभव का मान क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। यानी कि जो गोला ए है उस पर माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी कि गोला ए है उस पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा। तो दूसरा मैं देख रहा हूं दोस्तों, गोले ए पर गोले बी के आंतरिक सतह, दोस्तों गोले की जो आंतरिक सतह है उस पर आवेश क्या है, माइनस क्यू आवेश है, यानी कि इसके अंदर और इसके सतह पर जो विभव होगा वो क्या होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R2, यानी कि इस बी गोले की रेडियस
आंतरिक सतह या इसके जो सतह उस पर विभव क्या हो जाएगा, इसका आवेश -q और इसकी त्रिज्या r2। या फिर मैं निकाल लूं कि गोले A पर गोले B की आंतरिक सतह पर उपस्थित आवेश -q के कारण विभव कितना हो जाएगा। तो दोस्तों उसको मैं मान लेता हूं V2 से। तो दोस्तों V2 हो जाएगा 1/4πε0। और दोस्तों आवेश कैसा है, -q आवेश है, तो -q और गोले B की जो रेडियस कितनी है r2, यानी कि ये मेरे पास आ गया V2 इक्वल टू -1/4πε0 q/r2। दोस्तों इसको दे लेता हूँ मैं समीकरण 1 और इसको दे लेता हूँ समीकरण 2। अब दोस्तों मैं निकालूंगा जो गोला A है उस पर कुल विभव। तो दोस्तों जो गोला A पर विभव दो कारणों से हो रहा है, एक तो इसके क्षोभ के आवेश +q आवेश के कारण विभव ये आया, और गोले B की आंतरिक सतह के कारण जो आवेश है -q उसके कारण विभव आया V2। यानी इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बिंदु A पर मेरे पास क्या आ जाएगा, परिणामी विभव आ जाएगा। तो निकाल लेता हूं मैं कि बिंदु A पर परिणामी विभव, तो दोस्तों जो V मान लेता हूं परिणामी विभव को, यह हो जाएगा V1 प्लस V2 के, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। तो दोस्तों इसको लिख लेता हूं मैं इक्वेशन 1 और 2 से कि दोस्तों 1/4πε0 q/r1। ऐसे ही V2 का मान है मेरे पास -1/4πε0 q/r2। तो दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा ये, दोस्तों ये आ जाता है V इक्वल टू 1/4πε0 में, और Q कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ q/4πε0 1/r1 1/r2। तो दोस्तों ये आ जाता है बिंदु A पर परिणामी विभव। इसको इक्वेशन 3 दे लूँ। अब दोस्तों जो गोला B है, एक बात तो आप जानते हैं कि जो चालक गोला है होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इक्वल टू 0। अब दोस्तों जो चालक गोला है इसको हमने भू संपर्कित किया है, यानी चालक गोले की जो बाहरी सतह है, चूंकि लिख सकता हूं मैं, चूंकि चालक गोले B की बाहरी सतह भू संपर्कित है। डायग्राम से देख सकते हैं दोस्तों आप, चालक गोले B की बाहरी सतह क्या है, भू संपर्कित है। यानी कि इस पर जो विभव का मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो परिणामी विभव है यही हो जाएगा इक्वेशन 3 से। अब दोस्तों जो चालक गोला B की बाहरी सतह पर विभव क्या हो गया, V इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां से मैं इक्वेशन 3 की हेल्प से जो गोलीय संधारित्र की धारिता को निकाल लूंगा कि दोस्तों गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू होती है Q/V। तो दोस्तों वो निकाल लेता हूं मैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, दोस्तों ये हो जाएगी C इक्वल टू Q/V। यानी कि दोस्तों V का मान मेरे पास ये रहा, तो यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, C इक्वल टू Q/V
v यानी कि q अपॉन में 4 पाई इप्सिलन नॉट और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दोस्तों q से q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास c का मान। दोस्तों c का मान यहाँ से मेरे पास आएगा कि ये तो आ जाएगा q से q कैंसिल 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये आ गया मेरे पास R1 डॉट R2, इसका एलसीएम लिया मैंने R1 डॉट R2 और ये R2 माइनस R1 यानी कि R2 माइनस R1। तो दोस्तों ये आ गया C का मान। इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन 4। तो दोस्तों इक्वेशन 4 क्या है? गोलीय संधारित्र की धारिता है। यानी कि जो इक्वेशन 4 है ये है गोलीय संधारित्र की धारिता है। अब दोस्तों यदि इन गोलों के मध्य कोई इप्सिलन आर परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों मान लो यदि गोलों के मध्य इप्सिलन आर परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसकी जो यानी कि परावैद्युतांक पदार्थ भर देंगे तो यानी किसी माध्यम में इसकी धारिता क्या हो जाएगी? Cm यानी इप्सिलन आर की यहाँ गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू R1 डॉट R2 इंटू इप्सिलन आर आ जाएगा और बाकी R2 माइनस R1। यानी कि ये जो धारिता है ये पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? इप्सिलन आर गुणा हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वेशन 5 दे लूँ मैं तो ये मेरे पास क्या आ जाती है? कि Cm इक्वल टू, इसको मैं C लिख सकता हूँ यानी कि C इंटू इप्सिलन आर। यानी कि दोस्तों जो परावैद्युतांक इप्सिलन आर वाले पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो धारिता क्या हो जाती है? इप्सिलन आर गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों इक्वेशन इसको दे दूं मैं 6। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि जो परावैद्युत पदार्थ की धारिता ये आ गई। यहाँ से देखो 4 पाई इप्सिलन नॉट नियतांक, त्रिज्या और R12 इनका मान नियत और इप्सिलन आर ये भी एक नियतांक है। तो दोस्तों जो यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ जो गोलीय संधारित्र की धारिता है वो किस पर निर्भर कर रही है? दोस्तों गोलीय संधारित्र की धारिता यानी कि गोलीय संधारित्र की धारिता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब नियतांक है। तो यानी कि C समानुपाती R2 माइनस R1। यानी जो गोलीय संधारित्र की धारिता है वो गोलों के आकार पर निर्भर कर रही है। यानी कि गोलों के आकार पर निर्भर कर रही है। अब यदि दोस्तों यदि हम लगभग समान आकार वाले गोले ले लें, यानी कि समान आकार वाले गोले या फिर मैं बोलूं लगभग समान त्रिज्या वाले गोले ले लें या फिर समान त्रिज्या वाले गोले ले लें, यानी कि यदि R1 और R2 है इनका मान लगभग समान है
तो R1 और R2 का मान लगभग समान है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है मेरा ये कम आएगा। यदि ये वैल्यू कम होगी तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम लगभग समान आकारी, समान त्रिज्या वाले क्या लेते हैं, गोले लेते हैं। यानी हम बोल सकते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए लगभग समान आकार और समान त्रिज्या वाले गोले लेते हैं। अब दोस्तों यदि मैं एक केस मान लूं इसमें, और दोस्तों इस रिलेशन से आप ये भी देख सकते हैं सी समानुपाती 1/R2 माइनस R1, यानी कि ये दूरी जब घटेगी तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी गोलों के मध्य आकार घटाने पर धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि गोलों के आकार पर निर्भर कर रही है। तो गोलों के आकार घटाने पर धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोस्तों एक स्पेशल केस ले लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण 4 हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी C = 4πε0 इंटू R1.R2 अपॉन में 1 ये आई थी R2 माइनस R1। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास 4। अब दोस्तों यदि इस इक्वेशन 4 में मैं R1 R2 की अंश और हर में डिवाइडेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C = 4πε0। R1 R2 की डिवाइडेशन करेंगे अंश हर में तो R1 R2 से कट जाएगा, यहाँ R1 R2 की डिवाइडेशन होगी तो ये यहाँ बचेगा मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2। तो दोस्तों ये मेरे पास आ गया यहाँ से C = 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब दोस्तों मैं स्पेशल केस मान रहा हूँ, यदि R1 = हो R और R2 = हो इन्फिनिटिव। दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, यदि R1 = R होगा तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 4πε0 इंटू। दोस्तों R1 = R रखेंगे और यहाँ R2 की जगह इन्फिनिटिव रखेंगे, ये मान शून्य आ जाएगा और 1/R1 ऊपर जाएगा R, यानी कि C = आ गया 4πε0 इंटू R। यानी जो गोलीय संधारित्र है इस केस में गोलीय चालक की धारिता की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी ये क्या है, गोलीय चालक की धारिता। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो गोलीय चालक एक ऐसा गोलीय संधारित्र है, यानी गोलीय चालक एक ऐसा गोलीय संधारित्र है जिसका एक गोला या प्लेट अनंत पर भूसंपर्कित माना गया है। यानी कि दोस्तों इसको हमने भूसंपर्कित किया है ना, तो हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक एक ऐसा संधारित्र है जिसका एक गोला, यानी कि जो बाहरी गोला है, एक गोला अनंत पर भूसंपर्कित माना गया है। तो दोस्तों ये था गोलीय संधारित्र, और ये देखिए हमने गोलीय संधारित्र की धारिता। तो दोस्तों गोलीय संधारित्र की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं कि हमने देखा कि परस्पर समान एवं विपरीत, परस्पर समान एवं विपरीत आवेश से बनी सकेंद्रीय, या फिर मैं बोल सकता हूं परस्पर समान एवं विपरीत आवेश से बनी लगभग समान सकेंद्रीय, बनी लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय
चालक गोलों से बनी युक्ति। यानी कि दोस्तों गोलीय संधारित्र क्या होता है? परस्पर समान एवं विपरीत आवेशों से बनी लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों की एक युक्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो दोस्तों ये था गोलीय संधारित्र। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।